हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो अपना जो अगला माइनर है उसका सिलेबस आज स्टार्ट हो रहा है और इस माइनर के अंदर अपन सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। कोलिजन मतलब टक्कर, ठीक है ना। तो वर्तीय गति, इसके बाद में द्रव्यमान के अंदर और टक्कर, ये तीन चैप्टर अपन इस माइनर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स बोल सकते हैं इनको अपन चैप्टर बोलने की बजाय। और लेक्चर नंबर अपना 40 है, तो 12 लेक्चर का अपना ये प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर अपन थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन यानी वर्तीय गति। तो क्या होती है वर्तीय गति, क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं मैं वर्तीय गति क्या होती है। ध्यान से देखना। देखो, किसी भी पार्टिकल की ऐसी गति जिसमें उसकी किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा नियत रहती है। तो अपन बात करते हैं जिसमें किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा क्या रहती है, भी नियत रहती है। अब यहां पर आपके पास जो निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। सेंटर। और ध्यान से देखना, देखो ये जो दूरी होती है निश्चित बिंदु से हमेशा दूरी नियत रहती है। तो ध्यान से देखना, देखो ये जो नियत दूरी है, इस नियत दूरी को अपन बोलते हैं त्रिज्या। रेडियस। अब ये बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल की बातें बता रहा हूँ, ये सारी सारी बातें आपको मालूम होगी भी। जैसे मान के इसलिए ये अपना वर्त हो गया, ठीक है ना। अब कोई पार्टिकल है, मान के इसलिए इस पथ पर अगर गति करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, वर्ती गति बोलते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास सेंटर हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे सी। और इसके बाद में मान के इसलिए ये आपके पास कोई पॉइंट है पी, ये पार्टिकल की पोजीशन है, इसको अपन बोलेंगे पी। तो सी से पी की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, आर। यानी ये क्या हो जाएगी आपके पास त्रिज्या। और इसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं व्यास। व्यास जो होता है आपके पास डायमीटर बराबर क्या होता है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। त्रिज्या का दुगुना होता है ये। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप एक पूरा चक्कर काट दोगे तो इस पूरे चक्कर में तय की गई दूरी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। यानी वर्ताकार पथ इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई इंटू आर, ठीक है ना। ये बात होगी भी। अब देखो यहां पर पाई होता है, ये पाई क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं परिधि को किससे भाई, व्यास से डिवाइड कर देता हूं तो परिधि कितनी हो जाएगी आपके पास 2 पाई आर, और व्यास कितना हो जाएगा आपके पास 2 आर। तो ये आपके पास हो जाएगा पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 22/7 होती है, जो कि कांस्टेंट होता है। पाई ये कांस्टेंट नंबर है भाई, एक नियत संख्या है। तो अपन बोल सकते हैं कि चाहे आपके पास वर्त है, जो सर्कल है, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, प्रत्येक सर्कल के लिए परिधि और व्यास इनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है ना। क्योंकि परिधि बटा व्यास, चाहे छोटा सर्कल है चाहे बड़ा सर्कल है, वो किसके बराबर मिलेगा आपको, पाई के बराबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अपना सर्कल हो गया अभी। इसके बाद में अपन बात करते हैं ध्यान से। जैसे कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के बारे में, वर्त के बारे में और भी अपन कई सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से कि अपने पास में कोई भी वर्त है और ये मान के चलेगा इस प्रकार से आपके पास में ये x हो गया, ये y हो गया,
और जहां पर एक्स वाई दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु को अपन लिख देंगे 0,0। इसके बाद ये इसका सेंटर हो गया, ये आपके पास इसका सेंटर हो चुका है, अभी सी हो गया। अब सी का अगर अपन बात करते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास है, इसको अपन बोलेंगे आर नॉट वेक्टर। तो यहां पर आपके पास है जो आर नॉट वेक्टर है, इसको अपन बोलेंगे एक्स नॉट आई केफ प्लस वाई नॉट जे केफ। ये आर नॉट वेक्टर हो गया। और आर नॉट वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएंगे केंद्र के निर्देशांक हो गए भी, क्या हो गए, केंद्र के निर्देशांक। अब इसी प्रकार से मान के चलेगा ये आपके पास है कोई भी पॉइंट है, यहां पर ये अपने पास में कोई भी पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी। अब इस आर नॉट वेक्टर, ये मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा आर नॉट वेक्टर। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, अभी पी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पी के जो निर्देशांक है वो क्या बन जाएंगे आपके पास, मान के चलेगा पी हो जाएगा एक्स कोमा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से, इस प्रकार से यूं अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यूं अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अपन इस प्रकार से यूं एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्स पे और वाई एक्स पर अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं अभी, ठीक है ना। अब सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। जो आपके पास है केंद्र है, अब देखो ध्यान से, देखो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास, x। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास, x नॉट हो जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, x माइनस क्या देगा आपके पास, x नॉट। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी, y नॉट। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास, y। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे y माइनस वाई नॉट हो जाएगा। अब यदि अपन इस सर्कल की बात करते हैं, इस वर्त की बात करते हैं, तो ये तो कितना देगा आपके पास, x माइनस एक्स नॉट। और ये आपके पास में कितना देगा भाई, y माइनस वाई नॉट। और ये क्या देगा आपके पास है, इसकी रेडियस हो जाएगी r हो जाएगी। तो इसके लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से, आधार का स्क्वायर यानी x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास, r हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास एक वर्त का समीकरण बन चुका है। तो वर्त का समीकरण आपको ध्यान रखना है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब यदि अपन केंद्र को मूल बिंदु पर मान लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं, यदि केंद्र मूल बिंदु पर है, तो इस स्थिति में x नॉट बराबर y नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, r स्क्वायर। ये बात होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अगर इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है, तो एरिया कितना होता है आपके पास में, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा ध्यान से, देखो जैसे मान के चलिएगा कोई भी सर्कल है, उसका इक्वेशन आपको दे रखा है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल ये मैंने दे दिया इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास, वाई स्क्वायर बराबर क्या देगा आपके पास है 9। क्या मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का 9 बराबर कितना देगा आपके पास है 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 9, और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कंपेरिजन करने से आपको आर का कितना मिल जाएगा, 3 मीटर मिल जाएगा। अब यहाँ से आर बराबर आपको 3 मीटर मिल गया, तो अपन इसकी परिधि, व्यास, त्रिज्या, क्षेत्रफल कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो अगर अपने को किसी भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कंपेयर करके अपन इसकी जो रेडियस है, अपन इसकी जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या अपन ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है, अभी अपना जो सर्कुलर मोशन है वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको जो सर्कल वर्थ है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, तो इनको नोट करें आप बेटा। तो वर्ती गति के अंदर आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कोण। कोण क्या होता है अभी, कोण को अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, कोण बोले तो एंगल, कोण तो आप सब जानते ही ऑब्वियसली, ठीक है ना। दो ध्यान से मान के इसलिए ये आपके पास कोई भी पॉइंट है, इसको अपन बोलेंगे फिक्स पॉइंट, यानी ये आपके पास हो गया ओ हो गया, ये आपके पास फिक्स पॉइंट हो गया ओ हो गया। इसके बाद मान के इसलिए कोई पार्टिकल है जो कि पहले यहाँ पे था और यहाँ से इस प्रकार से इस पथ पर चलता हुआ अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल हो जाएगा। कि प्रारंभिक बिंदु, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु है, इस प्रारंभिक बिंदु का अपन स्थिति सदिश बना देंगे इसके सापेक्ष। तो ये प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश हो गया आर इनिशियल वेक्टर, और ये आपके पास अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश बना देंगे, इसको अपन बोलेंगे आर फाइनल वेक्टर। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अपन चलते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के स्थिति सदिश के बीच में ये जो कोण बनता है, इस कोण को ही अपन क्या बोलते हैं, मतलब ये जो सबटेंड हो रहा है, जो अंतरित हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोण बराबर कितना हो जाएगा अभी, ये आपके पास हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। ये आपके पास एंगल हो गया अभी। तो प्रारंभिक बिंदु की स्थिति सदिश और अंतिम बिंदु की स्थिति सदिश के बीच में बनता है एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से, अगर कोण को मापने के लिए अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, तो इस स्थिति में कोण को बोला जाता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन चलते हैं तो कोण को बोला जाता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो जो कोण होता है, इस कोण को अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज, मतलब होता है इसका वामावर्त, अगर माप लिया तो ये आपके पास में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की गति की दिशा में। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जो कोण होता है वो क्या होता है, अभी नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है इसको अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो क्लॉकवाइज एंगल है इसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो कोण होता है, इस कोण को अपन कैसे मेजर करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ देवदान से। डिग्री और रेडियन, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। देखो ध्यान से, पाई रेडियन बराबर कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यहां से पाई को अगर इसके बट्टे में ले जाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर कितना होता है आपके पास, 180 बटे पाई डिग्री। और यदि इस 180 को इसके अपन में ले जाऊंगा तो इधर की तरफ 1 डिग्री बच जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन हो गया अभी। यानी इसकी हेल्प से अपन डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोल दिया आपको कितना भी पाई बाई 3 रेडियन, तो आप क्या कर दोगे, पाई बाई 3 को तो आप लिख दोगे पाई बाई 3, और ये आपके पास जो रेडियन है, अपन देख सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 बटे पाई डिग्री होता है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 180 बटे पाई डिग्री हो गया। पाई से अपन पाई को काट देंगे, 180 बटे 3 कितना होता है आपके पास, 60। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान के इसलिए अगर अपन बात करते हैं कि इसकी पाई बाई 6 की बात करते हैं, तो पाई बाई 6 भी पता कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ कि इसकी भी, मैं बात करता हूँ 2 पाई बाई 5,
2π/5 रेडियन। तो कितना हो जाएगा आपके पास 2π/5, और एक रेडियन बराबर कितना होता है आपके पास 180/पाई डिग्री। तो पाई से पाई गए 180/5 कितना होता है अभी 36, और 36 × 2 कितना हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। तो π/3 रेडियन को अपन बोल सकते हैं 60 डिग्री, और 2π/5 रेडियन को अपन बोल सकते हैं 72 डिग्री। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको एंगल दे रखा है किस में, रेडियन में, और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान के चलेगा आपके पास में एंगल दे रखा है कितना, एंगल दे रखा है मान के चलेगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 75 का तुका तो 75 हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 75 × 1 डिग्री, और 1 डिग्री को अपन लिख सकते हैं π/180 रेडियन। तो ये आपके पास हो जाएगा π/180 रेडियन, रेडियन हो गया। तो चलो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको। तो बराबर क्या बन जाएगा देवदान से, π/180। तो कैसे करते हैं इसको अपन बताओ, 15 से डिवाइड करते हैं। तो 15 से ये कितनी बार जाएगा बताओ, 15 से ये तो जाएगा 12 बार, और 15 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा अभी 5π अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 12 रेडियन। तो 75 डिग्री को अपन इस प्रकार से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको एंगल दे रखा है किसमें भी डिग्री में, तो उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई करके आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भी, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम हो चुका है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं देवदान से। एक एंगल मेजर करने का एक और तरीका होता है, कौन सा तरीका ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है आपके पास है, ये होता है आपके पास 60 मिनट। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट के लिए ऊपर इस प्रकार से डैश लगाते हैं अपन। 1 मिनट बराबर क्या होता है आपके पास 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। जो सेकेंड होता है ना, उसको अपन किस में कन्वर्ट कर, मतलब सेकेंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 डिग्री बराबर क्या होता है आपके पास 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, तो कितना देगा आपके पास 3600 सेकेंड। यानी आप देख सकते हैं कि भी 1 डिग्री कितना छोटा एंगल होता है। उस 1 डिग्री एंगल को अगर आपने 60 बराबर भागों में बांट दिया, तो आपको जो एंगल का छोटा सा पार्ट प्राप्त होगा, इस छोटे से पार्ट को अपन बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। और यदि 1 डिग्री को आपने 3600 भागों में बांट दिया, तो इस स्थिति में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि मिनट और सेकेंड ये कितने छोटे एंगल होते हैं। तो छोटे एंगल्स को मेजर करने के लिए ये अपन काम में लेते हैं अभी, ठीक है ना, ये चीज हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन देवदान से। कोई भी पार्टिकल है जो कि इस वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें होती है देखो आपको बता देता हूं मैं। वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो कोई पार्टिकल है ना, मान के चलेगा यहां से चक्कर लगाते हुए वापस यहाँ पर आ गया, यहाँ से चक्कर लगाते हुए वापस यहाँ पे आ गया, यानी इसने क्या कर दिया भाई, एक चक्कर। तो एक चक्कर में इसने कितना तो कोण तय किया है, बताओ कोण कितना तय कर दिया इसने, 360 डिग्री बोल दो, चाहे इसको आप बोल सकते हो 2π रेडियन। और कितनी इसने दूरी तय कर दी बताओ, दूरी आपके पास हो जाएगी 2πr हो जाएगी। ये तो एक चक्कर की बात हो गई भी।
और यदि अपन बात करते हैं कि इसकी भी n चक्रों की बात करते हैं, n चक्कर, तो n चक्कर, तो n चक्कर के लिए अगर अपन बात करते हैं कोण की बात करते हैं, थीटा की बात करते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा अभी, देखो एक चक्कर में कितना कोण हो जाएगा 360 डिग्री, तो n चक्कर में कितना हो जाएगा, गुणा n कर दो, इंटू n कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 360 इंटू n डिग्री, या आपके पास है थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई n रेडियन हो जाएगा अभी, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं कि इसकी दूरी की बात करते हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी, तो दूरी कितने देगी, एक चक्कर की कितनी होती है 2 पाई आर, तो n चक्रों की कितने देगी आपके पास 2 पाई आर इंटू एन, ये बात होगी भी, तो ये आपके पास n चक्रों की बात होगी। तो अभी ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको जो सर्कल है, जो वर्त है, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताई है मैंने, ठीक है ना। तो ये कोण, और कोण को मापने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कोण पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड, इनके बारे में मैंने आपको बताया, नोट करें इनको आप। तो चलिए इसके बाद में अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं भाई कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार का कोण ही होता है, एंगल ही होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस प्रकार से यहां से पहले यहां पे था और बाद में यहां पे पहुंच गया, तो यहां से लेकर के यहां तक इसने जो भी कोण बनाया, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ये आपके पास है थीटा हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये कोणीय विस्थापन हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या वो कितने देगी आपके पास, आर, ये आर इसकी त्रिज्या होगी, और यहां से ए से लेकर के बी तक की जो लंबाई है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, एस बोलते हैं, ये चाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है आपके पास है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से आपके पास एस बराबर कितना देगा आपके पास है, थीटा अपॉन आर हो गया, ये चीज होगी। ये तो कोणीय विस्थापन हो गया। अब कोणीय विस्थापन इसको अपन किस में मापते हैं भाई, डिग्री या रेडियन में मापते हैं, या तो डिग्री में मापते हैं या किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। और डिग्री और रेडियन के बारे में अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट बात है कि कोणीय विस्थापन एक अदिश राशि के सदिश राशि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान से देखना, देखो जो कोणीय विस्थापन है, इसके जो बड़े मान है वो तो होते हैं अदिश राशि, और इसके जो अत्यल्प मान है, बहुत छोटे मान, अत्यल्प मान, ये क्या होते हैं भाई, सदिश राशि होते हैं। क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। यानी जो अत्यल्प मान होते हैं वो सदिशों के त्रिभुज नियम का, क्रम विनिमय के नियम का, सभी नियमों का पालन करते हैं। इस कारण से इनको अपन सदिश राशि बोलते हैं। मतलब जैसे आपके पास है डी थीटा 1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है डी थीटा 2 वेक्टर, बराबर क्या होता है आपके पास है डी थीटा 2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है डी थीटा 1 वेक्टर होता है। यानी जो अत्यल्प मान होते हैं वो क्या करते हैं, क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। इस कारण से इनको अपन क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो कोणीय विस्थापन के बड़े मान तो क्या होते हैं, अदिश राशि, और अत्यल्प मान क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। ये अपना कोणीय विस्थापन कंप्लीट हो गया। अभी देखो मैंने आपको कोण के बारे में बहुत डिटेल से समझा दिया है, तो कोण के बारे में समझाने के बाद में कोणीय विस्थापन में कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। तो कोणीय विस्थापन अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्यान से, कोणीय वेग
कोणीय वेग, देखो जो अत्यल्प मान है डी थीटा, ये सदिश राशि की डायरेक्शन अपन कैसे बताते हैं अभी, दिशा, दिशा सबकी अपन राइट हैंड रूल से बताते हैं, और राइट हैंड रूल से कैसे बताते हैं वो मैं आपको एक साथ सबकी समझा दूंगा अभी। तो कोणीय वेग यानी इसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, ओमेगा से, मालूम होगा आपको, ठीक है ना। तो कोणीय वेग क्या होता है अभी, कोणीय विस्थापन बटा समय, कितना कोणीय विस्थापन तय किया और कितना समय लगा, यानी जो पार्टिकल है वो कितना तेजी से, किस स्पीड के साथ में एंगल है उसको कवर करते जा रहा है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं अभी। तो अपन जानते हैं कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है आपके पास है, कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपके पास है, समय। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, कोणीय विस्थापन बटा समय हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कोणीय वेग होता है, ये भी दो प्रकार का होता है अभी, एक तो होता है औसत कोणीय वेग और एक होता है तात्क्षणिक कोणीय वेग होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट औसत कोणीय वेग, ओमेगा एवरेज। तो क्या होता है ध्यान से देखना, देखो ओमेगा एवरेज ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के इसलिए कोई पार्टिकल है जो कि वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये तो आपके पास लाइन होगी जिसके साथ अपन एंगल मेजर करेंगे, रेफरेंस लाइन हो गई ये, और इस रेफरेंस लाइन पर अपन थीटा बराबर कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जिससे अपन एंगल मेजर करते हैं, जिससे अपन कोण को मापते हैं भाई। तो सबसे पहले मान के इसलिए का पार्टिकल t1 समय पर तो यहां पर था, और उसके बाद t2 समय पर जो पार्टिकल है वो कहां पर आ जाता है, यहां पे आ जाता है। t2 समय पर जो पार्टिकल है वो यहां पर आ जाता है। तो ध्यान से देखना, देखो t1 समय पर इसका ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, θ1। और t2 समय पर इसका ये जो एंगल है ये आपके पास क्या देगा, θ2 देगा। यानी t1 टाइम पर इसने θ1 कोण है वो तैयार कर लिया था, और t2 टाइम पर इसने θ2 कोण को तैयार कर लिया है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा ओमेगा एवरेज बराबर डेल्टा थीटा बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास है, डेल्टा टी। और डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा आपके पास है, θ2 माइनस θ1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है, t2 माइनस t1 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है। तो ये आपके पास ओमेगा एवरेज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी भी, ये जो इसका मात्रक बता देते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास है, थीटा बटे टी। थीटा क्या होता है रेडियन, और एंगल किस में मापते हैं, रेडियन में, और टाइम किस में देगा, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा इसका बताओ, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो ये तो आपका औसत कोणीय वेग हो गया भी। औसत कोणीय वेग के बाद में अपन देखते हैं सेकंड, तात्क्षणिक कोणीय वेग, यानी इसको अपन बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये तात्क्षणिक कोणीय वेग हो जाएगा भी। अब तात्क्षणिक कोणीय वेग अपन कैसे निकाल सकते हैं देवदान से भाई, मान लो कि टी टाइम पर एंगल कितना है भाई, थीटा। टाइम को हल्का सा आपको बढ़ाना है, टी प्लस डी टी करना है। तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है, डी थीटा। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि डी टी टाइम में इसने कितना एंगल कवर किया है, डी थीटा। तो अपन बोल सकते हैं डी थीटा बटे डी टी, ये क्या हो जाएगा आपके पास है, तात्क्षणिक कोणीय वेग। तो इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास है, डी थीटा
अपॉन क्या होता है आपके पास है dt होता है, और इसको अपन क्या बोल देंगे थीटा का t के सापेक्ष अवकलन, या क्या हो जाएगा आपके पास है थीटा टी वक्र की ढाल, या क्या हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास में ये टी हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा और टी के बीच में इस प्रकार से ग्राफ हो गया, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है, जैसे मान के चलिएगा इस समय पर मेरे को ओमेगा चाहिए, इस टाइम पर मेरे को ओमेगा चाहिए, तो सबसे पहले इस पर मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से क्षैतिज बना देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं स्पर्शिका बना देता हूँ। तो क्षैतिज और स्पर्शिका के बीच का कोण ज्ञात कर लेता हूँ थीटा, और इसके बाद इस थीटा का जो टेन थीटा है वो टेन थीटा ही अपने को किसको बताएगा भाई, ओमेगा को बताएगा। किसको बताएगा, ओमेगा को। जैसा कि इस ग्राफ से अपन देख सकते हैं कि ग्राफ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसका जो थीटा वो बढ़ रहा है, यानी टेन थीटा बढ़ रहा है, और टेन थीटा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो कोणीय वेग है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बढ़ते हुए कोणीय वेग के बारे में अपने को जानकारी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें मैंने आपको बताई है, तो इन सारी की सारी बातों को आप अच्छे से समझें, इनको आप नोट करें। तो देखिएगा अपन ने पढ़ा है अभी भी कि ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास में, तो डी थीटा अपॉन क्या होता है आपके पास है डी टी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा डी टी। इसके बाद में दोनों तरफ से इसका अपन क्या करेंगे समाकलन, तो टाइम कितना हो जाएगा आपके पास है t1, और ये टाइम कितना हो जाएगा t2, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा2। तो डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा आपके पास है थीटा, तो थीटा2 माइनस थीटा1, यानी इसको अपन बोलेंगे डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा2 माइनस थीटा1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा डी टी फ्रॉम t1 टू t2। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ओमेगा का टी के सापेक्ष समाकलन। मतलब यह है कि अगर आपने कोणीय वेग का समय के सापेक्ष समाकलन कर दिया तो आपको क्या प्राप्त हो जाए, कोणीय विस्थापन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, कोणीय विस्थापन। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, ओमेगा टी वक्र द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। मतलब ये हो गया कि ये ओमेगा और टी के बीच में ऐसा कोई भी ग्राफ है, ये तो टाइम कितना देगा आपके पास है t1, और ये टाइम कितना देगा आपके पास है t2। तो t1 से लेकर के t2 तक ओमेगा टी ग्राफ है, इसके द्वारा जो एरिया बन रहा है वो एरिया ही किसको बताएगा अभी, डेल्टा थीटा को, यानी कोणीय विस्थापन को बताएगा। किसको बताएगा, कोणीय विस्थापन को। भाई बातें वही है, विस्थापन का अवकलन करोगे तो वेग, वेग का समाकलन करोगे तो विस्थापन, कोणीय विस्थापन का अवकलन करोगे तो कोणीय वेग, और कोणीय वेग का समाकलन कर दोगे तो कोणीय विस्थापन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही बातें, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं यहाँ पर आपको। कोणीय वेग के बाद में अगली चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोणीय त्वरण। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एंगुलर एक्सलेरेशन। एंगुलर एक्सलेरेशन इसको अपन किससे लिखते हैं अभी, एल्फा से। किससे लिखते हैं, एल्फा। तो कोणीय त्वरण क्या होता है अभी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। यानी कोणीय वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, यानी ये अपने को ऐसे बता रहा है कि किसी भी पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी, जो कोणीय वेग, वो कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, कितना तेजी से इसकी जो कोणीय चाल है वो बढ़ रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा लगा समय
ठीक है ना। मतलब ये वाक्य जैसे मान के चलेगा, यहां पर t1 टाइम पर कोणीय वेग कितना था ओमेगा 1, और t2 टाइम पर कोणीय वेग कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा 2। तो यहां पर कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हो गया आपके पास ओमेगा 2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा 1, और टाइम कितना लग गया अभी, टाइम लग गया आपके पास t2 माइनस क्या हो जाएगा t1, यानी डेल्टा ओमेगा बटे क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा टी। इसको अपन क्या बोलते हैं, औसत कोणीय त्वरण बोलते हैं, एल्फा एवरेज हो गया अभी। तो ये तो देगा आपके पास औसत कोणीय त्वरण, यानी एल्फा एवरेज, ये बात होगी। अरे जैसे औसत त्वरण अपन पता करते थे V2 माइनस V1 अपन T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो वैसे ही बातें वही है जो अपन ने 1D के अंदर डिस्कस की थी, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड, एक होता है आपके पास है तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, यानी इसको अपन क्या बोल देंगे एल्फा वेक्टर, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी एल्फा बराबर क्या होता है आपके पास डी ओमेगा अपॉन क्या देगा आपके पास डी टी, यानी इसको अपन बोलेंगे ओमेगा का टी के सापेक्ष अवकलन हो गया। ये क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा का टी के सापेक्ष अवकलन, या इसको अपन बोलेंगे ओमेगा टी वक्र की ढाल, या वही आपके पास क्या हो जाएगा टेन थीटा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ओमेगा और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ की जो ढाल है वो ढाल किसको बताएगी बताऊं, ढाल बताएगी किसके बारे में, एल्फा के बारे में बताएगी, ठीक है ना। और ढाल याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, जैसे और बता देता हूं चलो। ये टी हो गया, ये ओमेगा हो गया, ऐसा ग्राफ आ गया। अब किसी को मान के चलेगा इस पॉइंट पर आपको ढाल याद करनी है, इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले यहां पे क्षैतिज बनाना है, स्पर्शिका बनानी है, दोनों के बीच में कोण मालूम करना है थीटा, और इसके बाद इस थीटा का जो टेन थीटा है वो टेन थीटा ही अपने पास में क्या हो जाएगा अभी कोणीय त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोणीय त्वरण। चलो कोणीय त्वरण का मात्रक अपन देख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, और कोणीय वेग में परिवर्तन यानी कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और नीचे लगा समय तो सेकंड सेकंड क्या बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा आपके पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा अभी, ठीक है ना। अब यहां से आपके पास एल्फा बराबर कितना हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यहां से आपके पास डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल्फा डी टी, ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2, टाइम हो जाएगा आपके पास t1 से लेकर के t2। तो डी ओमेगा का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो ओमेगा, और लिमिट्स पुट कर देंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग, और इसको ही अपन क्या बोल देंगे भाई कोणीय वेग में परिवर्तन, यानी ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल्फा डी टी, टाइम हो जाएगा आपके पास t1 से लेकर के t2 तक। इसको अपन बोलेंगे एल्फा का टी के सापेक्ष समाकलन, ये आपके पास आ जाएगा एल्फा टी वक्र द्वारा अंतरित क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया अंतरित क्षेत्रफल। तो मतलब सीधी सी बात ये हुई
कि कोणीय विस्थापन का अगर आपने अवकलन कर दिया तो कोणीय वेग का अवकलन कर दिया तो कोणीय त्वरण का समाकलन कर दिया तो कोणीय वेग, और कोणीय वेग का समाकलन कर दिया तो आपको कोणीय विस्थापन की प्राप्ति हो जाएगी। तो बातें वही चल रही है जो 1D में अपने साथ थी। 1D के अंदर जो बातें अपने डिस्कस की वो सारी बातें अपने यहाँ पे चल रही है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें भाई। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो, अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। अब तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि आपके पास जो ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी। और इसी प्रकार से आपके पास जो एल्फा होता है, एल्फा बराबर क्या होता है आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा डी टी, T1 से लेकर के T2। डेल्टा ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास एल्फा डी टी, T1 से लेकर के T2 तक आ गया। यहां से अपन लिख सकते हैं एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब इसके मल्टीप्लाई में मैं लिख देता हूं क्या, डी थीटा अपॉन डी थीटा। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो बराबर। अब यहां पर आपके पास है जो डी थीटा अपॉन डी टी है, डी थीटा अपॉन डी टी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, ओमेगा बोल सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, एल्फा बराबर डी थीटा बटे डी टी क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, चेन रूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेन रूल। मतलब ये बात तो अपन ने 1D में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो। क्या था आपके पास में, ए बराबर क्या था आपके पास में, वी डीवी अपॉन डीएस था ना, ए बराबर वी डीवी अपॉन डीएस था। तो वही बात हो गई भी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो अब अपन बात करते हैं कि एल्फा, सॉरी कोणीय विस्थापन यानी डी थीटा, कोणीय वेग यानी ओमेगा, और कोणीय त्वरण यानी एल्फा, इनकी दिशा, ये दिशा मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात है कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण ये सारे के सारे अक्षीय सदिश होते हैं, इनकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, अक्ष के अनुदिश होती है। तो अपन लिख देंगे डी थीटा, ओमेगा और एल्फा, ये क्या है भी, ये है अक्षीय सदिश। मतलब इनकी जो दिशा है वो होती है अक्ष के अनुदिश। और इनकी दिशा अपन कैसे ज्ञात करते हैं भाई, दाहिने हाथ के नियम से पता लगाते हैं, राइट हैंड रूल से पता लगाते हैं। तो इनकी जो दिशा है वो राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल से अपन कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये मान लो कि कोई भी पार्टिकल है जो कि वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, इस प्रकार से यूं, ये पार्टिकल इस प्रकार से यूं वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो ये तो इसका वर्त होगा, ये इसकी अक्ष हो जाएगी। अक्ष कैसे बनाते हैं, ये अक्ष होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष, एक्सिस, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है ना, देखने वाला, वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ है भाई, ऊपर से कोई है जो इसको देख रहा है। और पार्टिकल है ना, वो इस प्रकार से यूं यूं गति कर रहा है अभी, यूं गति कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, वेग हो जाएगा, चाल की दिशा हो जाएगी इसकी, या वेग की दिशा हो जाएगी। अब बात सुनना भी, सबसे पहले पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति कर रहा है,
तो पार्टिकल जैसे यूं घूम रहा है, आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड को निकालना है। राइट हैंड की जो फिंगर्स है, दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं, उन अंगुलियों को आप किसकी दिशा में रखें भाई, अंगुलियों को आप इसकी गति की दिशा में रखें। जैसे पार्टिकल यूं गति कर रहा है तो आप अपनी अंगुलियों को यूं घुमाएं, तो आपका जो अंगूठा है वो अंगूठा आपको किसकी दिशा बताएगा, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इस प्रकार से यूं घूम रहा है, तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को यूं कर दो, तो आपका जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग की दिशा बताएगा। तो दाहिने हाथ से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ भी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी भी, कोणीय विस्थापन, और ऊपर की तरफ भी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी भी, कोणीय वेग की दिशा हो जाएगी, कोणीय वेग की दिशा हो जाएगी। यानी कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग की जो दिशा है वो तो अपन गति की दिशा से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब कोणीय त्वरण है उसकी दिशा या तो ओमेगा की समांतर होगी और या ओमेगा के प्रति समांतर होगी। तो ये अपन कैसे पता करें, ये ध्यान से देखना। देखो, यदि ओमेगा बढ़ रहा है तो इसका मतलब एल्फा है, तो एल्फा है ना, एल्फा वो हो जाएगा ओमेगा के समांतर। और यदि जो ओमेगा है वो क्या हो रहा है, अभी घट रहा है, तो इस स्थिति में एल्फा है वो हो जाएगा ओमेगा के प्रति समांतर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ओमेगा कांस्टेंट हो गया, अगर इसका ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इस स्थिति में एल्फा कितना हो जाएगा, 0, एल्फा है ही नहीं। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा का परिमाण बढ़ रहा है यानी तेजी से घूम रहा है, इसके घूमने की जो स्पीड है वो तेज हो रही है, तो इस स्थिति में एल्फा भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। और यदि ओमेगा घट रहा है तो इस स्थिति में एल्फा किधर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, मतलब इस स्थिति में ओमेगा किधर की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ, ये ओमेगा हो गया, और एल्फा भी किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये एल्फा हो गया। इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो ओमेगा है वो तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ। वो त्वरण वाली बात है यार, अगर त्वरण वेग के समांतर है तो इस स्थिति में वेग का परिमाण बढ़ता है, और त्वरण यदि वेग के प्रति समांतर है तो इस स्थिति में वेग का जो परिमाण है वो क्या होता है, घटता है। बातें वो ये सारी सारी, ठीक है ना। और इसके बाद में देवदान से ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट अपन ऐसे देखते हैं कि रेखीय व कोणीय राशियों में संबंध है। रेखीय व कोणीय राशियों में संबंध। देखो ध्यान से, जैसे कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, तो आपके पास चाप बराबर क्या देगा, आपके पास कोण इंटू त्रिज्या। तो एस बराबर क्या होता है आपके पास है, थीटा इंटू आर हो जाएगा। एस का अवकलन कर देंगे v बराबर थीटा का कर देंगे, क्या देगा आपके पास है ओमेगा, आर का क्या देगा आपके पास आर। तो v बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा इंटू आर। v का क्या देगा आपके पास अवकलन a, ओमेगा का अवकलन क्या देगा एल्फा, आर का क्या देगा आपके पास आर। तो थीटा बराबर एस बराबर थीटा इंटू आर, वी बराबर ओमेगा इंटू आर, और ए बराबर क्या होता है आपके पास एल्फा इंटू आर हो जाएगा। सदिश रूप में लिखना चाहें तो आपके पास मिल जाएगा वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या होता है आपके पास आर वेक्टर होता है, और उसी प्रकार से ए वेक्टर बराबर एल्फा वेक्टर क्रॉस क्या होता है आपके पास आर वेक्टर होता है। अब
आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर वर्ताकार पथ पर गति करता है तो वर्ताकार पथ पर गति करते हुए पार्टिकल के लिए त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्पर्शरेखीय त्वरण और एक होता है अभिकेंद्रित त्वरण। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन है, वो तो अपन अगले लेक्चर पे करेंगे। बट एक बार आपको ये सोच लेना है कि यहाँ पर आपके पास में जो ए वेक्टर बराबर एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, तो ये एल्फा क्रॉस आर ये कौन सा त्वरण है, ये स्पर्शरेखीय त्वरण है कि अभिकेंद्रित त्वरण है, ये आपको सोचना है अभी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले सर्कुलर मोशन, इसका बेसिक, वर्ताकार गति इसका मैंने बेसिक आपको बताया, फिर उसके बाद कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इनकी डायरेक्शन, इनके बीच में रिलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। तो इसी के साथ में आज का अपन ये लेक्चर है ये फिनिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को एक बार आप अच्छे से नोट कर लें